नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद श्रेया चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करने वाले हैं। वो है मानव कान यानी ह्यूमन ईयर। हाँ सर, क्योंकि मैंने देखा है कि इस टॉपिक से एग्जाम्स में बार बार और एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल सही कहा, और इसीलिए आज की ये क्लास बहुत खास होने वाली है। आज हम इस पूरे टॉपिक को एकदम बेसिक से लेकर एडवांस एग्जाम लेवल तक डिकोड करेंगे। मतलब सर, आज की इस क्लास के बाद इस टॉपिक के सारे डाउट्स हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, है ना? 100% क्लियर हो जाएंगे। मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि क्लास खत्म होने तक आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। तो चलिए फिर स्लाइड 1 से शुरू करते हैं। जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले हम बात करेंगे इस टॉपिक से जुड़े सबसे बड़े भ्रम के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि कान का मुख्य काम क्या है, तो सबसे पहला जवाब क्या आता है दिमाग में? जाहिर सी बात है सर, मतलब कोई भी यही कहेगा कि कान का काम आवाज सुनना है। हाँ, और यही पर सबसे बड़ी गलती होती है। एग्जाम में ये सीधा ट्रैप है। जीव विज्ञान या बायोलॉजी की दृष्टि से देखें तो कान का प्राथमिक काम सुनना है ही नहीं। अरे, अगर कान का मुख्य काम सुनना नहीं है तो फिर क्या है? मतलब ये तो बहुत अजीब बात है। यही तो विज्ञान का जादू है। कान का असली और सबसे पहला काम है हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखना, मतलब इक्विलिब्रियम या बॉडी बैलेंस। अगर कान के अंदर का एक छोटा सा सिस्टम काम करना बंद कर देना तो इंसान एक सीधा कदम भी नहीं चल पाएगा, वो तुरंत गिर जाएगा। अरे वाह, ये तो सच में बहुत हैरान करने वाला फैक्ट है। मतलब सुनने की क्षमता तो बस एक तरह का एडिशनल फीचर है। एकदम सही पकड़ा आपने। इवोल्यूशन में सुनने का फीचर बाद में जुड़ा है। कान असल में एक ट्रांसड्यूसर की तरह काम करता है। ट्रांसड्यूसर मतलब एक ऐसा डिवाइस जो ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदल देता है, जैसे जनरेटर करता है। बिल्कुल। कान वायुमंडल में मौजूद जो ध्वनि तरंगे होती हैं, मतलब जो यांत्रिक ऊर्जा है, उसे ग्रहण करता है और फिर उसे विद्युत संकेतों में यानी न्यूरल इम्पल्सेस में बदल देता है। अच्छा, और फिर वो सिग्नल दिमाग तक जाते होंगे? हाँ, हमारे कान से एक केबल जुड़ी होती है जिसे ऑडिटरी नर्व कहते हैं। वो इन सिग्नल्स को दिमाग के ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक ले जाती है और वहां जाकर आवाज की असली पहचान होती है। समझ गई। मतलब कान खुद कुछ नहीं सुनता, वो बस एक माइक्रोफोन की तरह है। असली स्पीकर तो हमारा दिमाग है। एकदम परफेक्ट एनालॉजी है ये। तो अब अगले स्टेप पर चलते हैं, ये समझने के लिए कि कान सुनना और संतुलन बनाना दोनों काम एक साथ कैसे करता है। हमें इसकी एनाटॉमी यानी संरचना को समझना होगा। जी सर, तो इस 3D मॉडल में हम कान को कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? कान को हम 3 मुख्य भागों में बांटते हैं: बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। सबसे पहले बाहरी कान की बात करते हैं। इसमें सबसे पहला हिस्सा है पिन्ना, जो हमें बाहर से चेहरे के बगल में दिखाई देता है। हाँ, इसका आकार काफी घुमावदार सा होता है ना? बिल्कुल, और ये आकार ऐसे ही नहीं है। ये एक डिश एंटेना की तरह काम करता है, जो आसपास की ध्वनि तरंगों को इकट्ठा करके अंदर की तरफ भेजता है। तो पिना आवाज को पकड़कर उस सुरंग जैसी नली में डाल देता है जो अंदर जाती है? हाँ, उस नली को बाहरी श्रवण नलिका या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं। और इस नली में कुछ खास ग्रंथियां होती हैं जो वैक्स यानी कान का मोम बनाती हैं। अक्सर लोग इस वैक्स को बस गंदगी समझते हैं और निकालते रहते हैं, पर मुझे लगता है इसका कोई बहुत जरूरी काम होगा। सही कहा, ये कोई गंदगी नहीं है, ये कान का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। ये धूल, मिट्टी और कीटाणुओं को कान के अंदर जाने से रोकता है, यहाँ तक कि छोटे कीड़ों को भी फंसा लेता है। अरे वाह, मतलब ये तो बहुत जरूरी गार्ड है। बिल्कुल। अब इस नली के आखिर में बाहरी कान खत्म हो जाता है और वहाँ एक बहुत ही नाजुक सी दीवार होती है जिसे हम कान का पर्दा या ईयर ड्रम कहते हैं। तो ये पर्दा बाहरी कान और मध्य कान के बीच का बॉर्डर हुआ, है ना? हाँ, इसे विज्ञान में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम अलर्ट है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ये एक बॉर्डर है, इसलिए इसके दोनों तरफ का माहौल अलग होता है। अच्छा, वो कैसे? बाहर की तरफ से ये पर्दा हमारी सामान्य त्वचा यानी स्किन से ढका होता है, लेकिन अंदर की तरफ से जहां मध्यकान शुरू होता है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन यानी श्लेष्म झिल्ली से ढका होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ओहो, ये तो बहुत लॉजिकल है। बाहर हवा है तो स्किन है और अंदर का माहौल अलग है तो म्यूकस मेम्ब्रेन। समझ गई। तो सर, इस पर्दे के उस पार मध्य कान में क्या होता है? क्या वहां भी हवा होती है? हाँ, मध्य कान एक छोटी सी गुहा होती है जिसमें हवा भरी होती है, पर इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ हमारे शरीर की 3 सबसे छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें
ऑसिकल्स कहते हैं। अच्छा, शरीर की सबसे छोटी हड्डियां, इनके नाम क्या हैं सर? इनके नाम हैं मैलियस, इनकस और स्टेपीज। इतने मुश्किल नाम, क्या इन्हें याद रखने की कोई ट्रिक है? एग्जाम में तो ये पक्का कंफ्यूज करते होंगे। इसकी एक बहुत स्मार्ट मेमोरी ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखिए, MIS यानी मिस। MIS, ठीक है। हाँ, बाहर से अंदर की तरफ। M से मैलियस जो कान के पर्दे से जुड़ी होती है, फिर I से इनकस जो बीच में होती है, और S से स्टेपीज जो सबसे अंदर होती है। और यहाँ एक और फैक्ट है, स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी? चावल के दाने से भी छोटी होगी शायद। पर सर एक बात समझ नहीं आ रही, सुनने के प्रोसेस में इन हड्डियों का क्या काम है? मतलब आवाज तो हवा से आ रही है ना? यही तो कुदरत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। अगर इन हड्डियों का काम सिर्फ आवाज को पास करना होता तो इनकी जरूरत ही नहीं थी। इनका असली काम है एम्प्लीफिकेशन, मतलब आवाज की ताकत को बढ़ाना। एम्प्लीफिकेशन? पर आवाज को बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है अंदर जाकर? क्योंकि मध्य कान के बाद जो आंतरिक कान आता है ना, उसमें हवा नहीं होती, वहां तरल पदार्थ यानी फ्लूइड भरा होता है। अब आप खुद सोचिए, हवा में हाथ हिलाना आसान है, लेकिन पानी के अंदर हाथ हिलाने में ज्यादा ताकत लगती है ना? बिल्कुल सो, पानी काफी डेंस होता है। बस यही बात आवाज पर लागू होती है। अगर हवा की ध्वनि तरंगें सीधे उस पानी से टकराएंगी तो उनकी 99% एनर्जी वापस लौट जाएगी। पानी को हिलाने के लिए बहुत ज्यादा दबाव चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये तीनों हड्डियां एक लीवर की तरह काम करके उस प्रेशर को बढ़ाती हैं। एकदम परफेक्ट। कान का पर्दा बड़ा होता है और स्टेपीज हड्डी बहुत छोटी, तो सारा प्रेशर उस छोटी सी हड्डी पर फोकस हो जाता है, जिससे आवाज 20 गुना तक बढ़ जाती है। अरे वाह, ये तो किसी हाइड्रोलिक प्रेस की तरह हो गया। बिल्कुल। अब ये स्टेपीज हड्डी अपनी पूरी ताकत से आंतरिक कान के दरवाजे पर धक्का मारती है। उस दरवाजे को ओवल विंडो कहते हैं। ओवल विंडो मतलब यहाँ से हम आंतरिक कान में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ से शुरू होता है आंतरिक कान का रहस्य। इसे इसकी बनावट की वजह से लैब्रिंथ या भूल भुलैया भी कहा जाता है। सर, इस भूल भुलैया वाले हिस्से में मुझे हमेशा बहुत कंफ्यूजन होता है। इसमें बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ होते हैं ना, इसको थोड़ा आसान तरीके से समझाइए। बिल्कुल। मान लीजिए कि एक बहुत ही सख्त प्लास्टिक का पाइप है। इसे हम हड्डियों से बना बोनी लैब्रिंथ मान लेते हैं। अब इस सख्त पाइप के बिल्कुल अंदर एक नरम रबर की नली डाल दी गई है। इसे मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ कहेंगे। मतलब एक सख्त पाइप के अंदर एक मुलायम पाइप। हाँ, अब आते हैं सबसे बड़े ट्रैप एरिया पर, द फ्लूइड कंफ्यूजन। बच्चों को लगता है तरल पदार्थ कहीं भी भरा है, लेकिन ध्यान दीजिए, जो तरल पदार्थ उन दोनों पाइप्स के बीच की खाली जगह में होता है उसे पेरीलिम्फ कहते हैं। मतलब सख्त पाइप और मुलायम पाइप के बीच में पेरीलिम्फ होता है, एक कुशन की तरह। सही। और जो तरल पदार्थ उस बिल्कुल अंदर वाली मुलायम रबर की नली के भीतर भरा होता है, एकदम सेंटर में, उसे एंडोलिम्फ कहते हैं। ओके, अब एकदम क्लियर हो गया। बाहर पेरीलिम्फ और अंदर एंडोलिम्फ। बहुत बढ़िया। अब इस आंतरिक कान के दो मुख्य अंग होते हैं। एक हिस्सा सुनने का काम करता है, जिसे कोक्लिया कहते हैं। ये घोंगे के खोल की तरह गोल गोल घुमा होता है। और दूसरा हिस्सा संतुलन बनाता है, जिसे वेस्टिबुलर उपकरण कहते हैं। तो पहले सुनने वाले हिस्से यानी कोक्लिया की बात करते हैं। जब वो स्टेपीज हड्डी ओवल विंडो पर धक्का मारती है तो अंदर के फ्लूइड में क्या होता है? जैसे ही धक्का लगता है, कोक्लिया के पेरीलिम्फ तरल में लहरें उठने लगती हैं। जैसे शांत तालाब में पत्थर फेंकने पर पानी में गोल गोल लहरें बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, और फिर ये लहरें आगे कहाँ जाती हैं? ये लहरें पूरे कोक्लिया में घूमती हैं और इन लहरों के दबाव से कोक्लिया के अंदर मौजूद एक खास झिल्ली हिलने लगती है, जिसे बैसिलर झिल्ली या बैसिलर मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर झिल्ली हिलेगी तो उसके ऊपर जो भी होगा वो भी बाउंस करेगा। एकदम सही लॉजिक। और यहाँ आता है सबसे जरूरी अंग। बैसिलर झिल्ली के ठीक ऊपर ऑर्गन ऑफ कॉटी बैठा होता है। इसमें विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हेयर सेल्स कहते हैं। हेयर सेल्स? क्या ये सच में बालों जैसे होते हैं? नहीं, ये सिर के बालों जैसे नहीं होते। ये बस सूक्ष्म कोशिकाएं हैं, जिनके ऊपर छोटे छोटे बालों जैसे तंतु निकले होते हैं। तो जब बैसिलर झिल्ली उछलती है तो ये हेयर सेल्स भी ऊपर की तरफ बाउंस करते हैं। तो ऊपर उछलकर क्या ये किसी चीज से टकराते हैं? हाँ, इन हेयर सेल्स के ठीक ऊपर एक छत जैसी मेम्ब्रेन होती है, जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं।
जैसे ही हेयर सेल्स ऊपर उछलते हैं, उनके ऊपर के छोटे बाल उस छत से टकराकर मुड़ जाते हैं। अच्छा, और बालों का मुड़ना ही वो ट्रिगर है जिससे करंट बनता है। बिल्कुल, जैसे ही बाल मुड़ते हैं, आयन चैनल्स खुल जाते हैं और एक इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है। फिर ये करंट ऑडिटरी नर्व से सीधा दिमाग में जाता है। हेयर, फिर पर्दा हिला, फिर हड्डियों ने एम्पलीफाई किया, फिर पानी में लहरें उठी, फिर मेम्ब्रेन हिली और बाल मुड़े, और तब जाकर करंट बना। है ना, कमाल की मशीनरी। अब एक छोटी सी डिटेल और। लहरें अंदर तो आ गईं, पर उनका प्रेशर कहीं से बाहर भी तो निकलना चाहिए, वरना कान फट सकता है। हाँ, प्रेशर रिलीज तो होना चाहिए। तो इसके लिए एक और खिड़की होती है जिसे राउंड विंडो कहते हैं। लहरें ओवल विंडो से अंदर आती हैं, पूरा चक्कर लगाती हैं, और फिर राउंड विंडो से उनका प्रेशर बाहर रिलीज हो जाता है। बच्चे ओवल और राउंड विंडो में बहुत कंफ्यूज होते हैं। याद रखना, स्टेपीज हड्डी हमेशा ओवल विंडो से जुड़ती है। समझ गए, ओवल से एंट्री और राउंड से एग्जिट। तो ये तो हो गई सुनने की बात। अब उस पहले पॉइंट पर आते हैं जो आपने शुरुआत में बताया था, शरीर का संतुलन। हाँ, इसके लिए हम आंतरिक कान के दूसरे हिस्से को देखेंगे, वेस्टिबुलर उपकरण। ये हमारे शरीर का इनबिल्ट जायरोस्कोप है। इसके भी दो जादुई हिस्से होते हैं। पहला है अर्धवृत्ताकार नलिकाएं या सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ये नाम से ही गोल लग रही हैं। कितनी होती हैं ये? ये 3 ट्यूब्स होती हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर सेट होती हैं। 90 डिग्री मतलब एक्स, वाई और जेड एक्सिस की तरह। ये 3D स्पेस में हमारे सिर को ट्रैक करती होंगी। बहुत स्मार्ट कंक्लूजन, एकदम सही। एक ट्यूब ऊपर नीचे देखने को ट्रैक करती है, दूसरी दाएं बाएं को, और तीसरी सिर को झुकाने को। इन ट्यूब्स के निचले फूले हुए हिस्से को एम्पुला कहते हैं, और इसमें जो मोशन सेंसर होते हैं उन्हें क्रिस्टा कहते हैं। तो ये क्रिस्टा किस तरह की मूवमेंट को पकड़ते हैं? ये तब एक्टिव होते हैं जब हम गोल गोल घूमते हैं, यानी एंगुलर रोटेशन। जब आप गोल घूमते हैं तो ट्यूब्स तो घूमती हैं, पर अंदर का फ्लूइड थोड़ा पीछे रह जाता है, जिससे क्रिस्टा के हेयर सेल्स मुड़ जाते हैं और दिमाग को बताते हैं कि हम घूम रहे हैं। अच्छा, इसीलिए जब हम मेले में वो गोल घूमने वाले झूले पर बैठते हैं और वो अचानक रुकता है तो हमें चक्कर आते हैं, क्योंकि झूला तो रुक गया पर कान के अंदर का वो फ्लूइड अभी भी घूम रहा होता है ना? क्या बात है, बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल दिया आपने। इसी को हम वर्टिगो या चक्कर आना कहते हैं, दिमाग और आंखों के बीच का कंफ्यूजन। ये तो हो गया गोल घूमना, पर जब हम सीधा चलते हैं या गाड़ी में बैठते हैं तब बैलेंस कैसे बनता है? उसके लिए वेस्टिबुलर उपकरण का दूसरा हिस्सा काम आता है, ओटोलिथ अंग। इसमें 2 थैलियां होती हैं, सैक्यूल और यूट्रिकल, और इनके अंदर जो सेंसर होते हैं उन्हें मैक्यूला कहते हैं। क्रिस्टा गोल घूमने के लिए है और मैक्यूला सीधे चलने यानी लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। ये मैक्यूला सीधा चलना कैसे ट्रैक करता है सर? इसके अंदर सचमुच कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे छोटे पत्थर होते हैं जिन्हें ओटोलिथ्स कहते हैं। जब गाड़ी में अचानक ब्रेक लगता है और आप आगे की तरफ झुकते हैं तो ग्रेविटी की वजह से ये भारी पत्थर खिसकते हैं। अरे बाप रे, कान के अंदर पत्थर? हाँ, और जब ये खिसकते हैं तो नीचे के हेयर सेल्स को दबाते हैं, जिससे दिमाग को पता चलता है कि बॉडी का बैलेंस बिगड़ रहा है और हमें संभलना चाहिए। ये तो मतलब बायोलॉजिकल मास्टरपीस है सच में। सर, एक प्रैक्टिकल डाउट है। अक्सर जब हम हवाई जहाज में जाते हैं तो कान अचानक से बंद हो जाते हैं और कुछ निगलने पर पॉप की आवाज के साथ खुलते हैं, ऐसा क्यों? ये बहुत ही कॉमन सवाल है। इसका कनेक्शन मध्य कान से है। हमने वहां हड्डियों की बात की थी, पर वहां एक और ट्यूब होती है जिसे यूस्टेशियन ट्यूब कहते हैं। यूस्टेशियन ट्यूब, ये कहाँ जाती है? ये मध्य कान को सीधा हमारे गले यानी फेरिंक्स से जोड़ती है। इसका काम है कान के पर्दे के दोनों तरफ हवा का दबाव बराबर रखना। अच्छा, तो जब हम प्लेन में ऊंचाई पर जाते हैं तो बाहर हवा का दबाव कम हो जाता है, पर मध्य कान के अंदर का दबाव वैसा ही रहता है, प्रेशर बैलेंस होता है और पप की आवाज आती है। एकदम सही। इसीलिए लोग फ्लाइट में अक्सर च्युइंग गम चबाते हैं ताकि ये ट्यूब काम करती रहे। तो अब इस पूरी क्लास का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाँ सर, बुलेट पॉइंट्स में समराइज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट, कान के 2 काम है, सुनना और संतुलन प्राथमिक काम है। दूसरा, मध्य कान की 3 हड्डियां MIS एम्प्लीफिकेशन करती हैं। तीसरा पॉइंट मैं बताती हूँ, कॉक्लिया सुनने का अंग है जहाँ ऑर्गन ऑफ कॉटी होता है, और वेस्टिबुलर उपकरण संतुलन के लिए है। बहुत बढ़िया। और आखिरी बात, पेरिलिम्फ बाहर होता है और एंडोलिम्फ बिल्कुल अंदर वाले कक्ष में। स्टेपीज हड्डी हमेशा ओवल विंडो से जुड़ती है। सर, अब ये पूरा टॉपिक मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। यही तो हमारा मकसद है।
अगर आप लोगों को भी ये टॉपिक ऐसे ही डिटेल में समझ आया हो तो स्टडी विद श्रेया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ दोस्तों, यहाँ साइंस को रटाया नहीं समझाया जाता है। तो आज की क्लास खत्म करने से पहले एक छोटा सा विचार आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ। अगली बार जब आप अपना पसंदीदा गाना सुनकर झूम रहे हो तो सोचिएगा, आपके कान के अंदर मौजूद एक तरल पदार्थ की हल्की सी लहर न सिर्फ आपको वो म्यूजिक सुना रही है, बल्कि उस धुन पर नाचते समय आपको जमीन पर गिरने से भी बचा रही है। वाओ, ये तो सच में माइंड ब्लोइंग थॉट है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में एक और शानदार डीप डाइव के साथ। नमस्कार और जय हिंद। जय हिंद दोस्तों।